खबरें विस्तार से देखते हैं। बड़ी खबर का जिक्र करते हैं भोपाल से। आज विभागों का बंटवारा होना लगभग तय माना जा रहा है। विभागों के बंटवारे के बाद कल कैबिनेट की बैठक होगी। कल गुरुवार को सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक का होने जा रही है और इस कैबिनेट की बैठक से पहले ये लगभग तय माना जा रहा है कि आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा और उसके बाद विभागों के बंटवारे के बाद कल कैबिनेट की बैठक होगी। तो आपको बता दें, लंबी एक्सरसाइज के बाद अब लगभग विभागों के बंटवारे की स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। ये चीजें अब लगभग साफ होती दिखाई दे रही है कि जल्द अब विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। कल दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिए थे कि अभी थोड़ा वर्कआउट और करूंगा, उसके बाद फिर विभागों का बंटवारा करूंगा। तो आज लगभग अब ये माना जा रहा है कि आज बंटवारा हो सकता है और कल कैबिनेट की बैठक होगी। ये 3 अलग अलग तस्वीरें कल, आज और कल की। कल लिस्ट तैयार होने को लेकर कहा गया था कि जल्द ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा, वर्कआउट एक दिन और करना है। उसके बाद आज अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि बंटवारा होगा और कल आज होने वाले बंटवारे के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। तो ये 3 दिन का जो अब घटनाक्रम है वो इस तरह से अब आपको कल, आज और कल में नजर आ सकता है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा जानकारी फिलहाल, कुछ और अपडेट? देखिए, अभी तक का अपडेट वही है जो इससे पहले हम और आप चर्चा कर रहे थे कि आज जो विभागों का बंटवारा है वो हो सकता है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है जो सुबह 10:30 बजे होगी। तो कैबिनेट की बैठक से पहले ये माना जा रहा है कि जो मंत्री हैं उनको विभागों के बंटवारे कर दिए जाएंगे। कल जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से भोपाल वापस लौट कर आए थे तो स्टेट हैंगर पर मीडिया ने उनसे सवाल किए थे कि आखिरकार जो विभागों का बंटवारा है क्या वो कल हो जाएगा, यानी कि जो बीता हुआ कल है। इस पर उन्होंने कहा था कि वो अभी और वर्कआउट करेंगे। तो स्थिति साफ हो गई थी कि बीते हुए कल में जो विभागों का बंटवारा है वो नहीं होगा। लेकिन अब जबकि आने वाली कल में कैबिनेट की बैठक होनी है तो फिर ये माना जा रहा है कि मंत्री जब कैबिनेट की बैठक में जाएंगे तो निश्चित तौर पर अपने विभागों के साथ ही जाएंगे। यही वजह है कि कयास लग रहे हैं आज दोपहर या शाम तक जो विभाग हैं उनके बंटवारे मंत्रियों को कर दिए जाएंगे। बिल्कुल। शरद, एक और चीज ये भी समझना चाहेंगे कि विभागों के साथ साथ क्या प्रभार वाले जिलों का भी बंटवारा किया जा सकता है क्या, उसको लेकर भी कोई जानकारी है फिलहाल? देखिए, हो सकता है कि ये जो प्रभार वाले जिले हैं वो भी दिए जाएं, लेकिन पहली जो प्राथमिकता है और पहली जिस बात की ज्यादा संभावना है वो यही है क्योंकि मंत्री बने हैं 20 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, 8 राज्य स्तर के मंत्री हैं, टोटल 28 मंत्रियों ने शपथ ली है और 5 मंत्री पहले से ही कैबिनेट में शामिल हैं। तो अब 33 मंत्री हो गए हैं। पहले जो संभवतः विभागों के बंटवारे हैं वो 33 मंत्रियों के बीच में होंगे और फिर उसके बाद में उनके जो प्रभार के जिले होंगे बिल्कुल उस पर फिर आगे कोई चर्चा की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज लगभग तय माना जा रहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान आज और कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे सांवेर विधानसभा की रैली को वे संबोधित करेंगे और बीजेपी दफ्तर से वर्चुअल रैली को वे संबोधित करने वाले हैं। शाम 4 बजे ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना वो लॉन्च करने वाले हैं। शाम 4:30 बजे कोरोना की समीक्षा भी वे करेंगे। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए ताकत झोंक दी है। उपचुनाव के रण में बीजेपी के दिग्गज उतर चुके हैं। बीजेपी आज भी कई वर्चुअल रैलियां करने वाली हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय के अलावा नरेंद्र सिंह तोमर भी रैलियों को संबोधित करेंगे। वर्चुअल रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम आज भी रहने वाला है। दोपहर 12 बजे सांवेर विधानसभा की वर्चुअल रैली होगी। सीएम शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय इस रैली को संबोधित करेंगे। शाम 6:30 बजे सुमावली विधानसभा की वर्चुअल रैली होगी।
उपचुनाव में कांग्रेस फिर किसान कर्ज माफी के सहारे मध्य प्रदेश में एक बार उतरने की तैयारी में है। एमपी कांग्रेस बूथ स्तर पर किसान सैनिक का नियुक्त करेगी और ये किसान सैनिक कर्ज माफी की जानकारी देंगे। उपचुनाव में कांग्रेस किसान कर्ज माफी को एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है और इसी किसान कर्ज माफी के मुद्दे से दोबारा वो प्रचार में उतरेगी। करते रहें, किसान कांग्रेस की करें, पूरी कांग्रेस की करें, लेकिन जो मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी ने किसानों को ठगा है, धोखा दिया है, राहुल गांधी जी ने जो 10 दिन उंगली उठाकर गिनाया करते थे कर्जा माफी के नाम पर, और इन्होंने 1.5 साल तक शासन किया, कर्जा माफ नहीं किया। महिलाओं के साथ में इन्होंने दुर्व्यवहार किया, उनके 16,000 रुपया हक के छीने, युवाओं के साथ में धोखा किया, किसानों के बेटों के साथ में धोखा किया, बेटियों के साथ में धोखा किया। तो किसान इसका बदला आने वाले 24 उपचुनाव में लेगा। इसलिए बैठक के कुछ भी करते रहें, जमीन पर ना चले जाएं, नहीं तो किसान घेर कर इनसे अपने जवाब मांगेगा। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी। उस समय जो किसान आत्महत्या कर रहा था, गोलियों से मारा जा रहा था, डंडों से पीटा जा रहा था, किसानों कर्जे माफ़ नहीं हो रहे थे, फसलों के दाम नहीं मिल रहे थे, उस समय भी हमने किसान कलश यात्रा के माध्यम से कृषि उपज मंडियों में जाकर नुक्कड़ मीटिंगें करके पूरे प्रदेश में लड़ाई किसान भाइयों की लड़ी थी। आज फिर वो समय आ गया है जो बेईमानी, लूट, धोखेबाजी से मध्य प्रदेश में किसान, गरीब मजदूरों की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, माननीय कमलनाथ जी किसानों कर्जे माफ़ कर रहे थे, गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे थे, प्रदेश के विकास के लिए, नौजवानों के, युवाओं के रोजगार के लिए काम कर रहे थे। ऐसी सरकार को इन्होंने जो पैसे और धनबल के का दुरुपयोग करके सरकार गिराई है, तो इससे पूरे मध्य प्रदेश में आक्रोश है, आम किसान भाइयों में, सारे लोगों में। तो किसान कर्ज माफी सबसे बड़ा मुद्दा कहीं न कहीं रहने वाला है और इसी किसान कर्ज माफी के मुद्दे के साथ कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। इसको लेकर बीजेपी भी कई सवाल खड़े कर रही है, लेकिन अब किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर किसान कांग्रेस सैनिक तैनात किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस किसान कर्ज माफी के मसले को लेकर अभी मध्य प्रदेश में असमंजस की स्थिति है, जिस किसान कर्ज माफी के मसले को लेकर कांग्रेस के कई नेता सड़क पर उतरने की बात किया करते थे, उसी किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर अब एक बार फिर से कांग्रेस अगर मैदान में उतर रही है, वो भी चुनावी रण में, तो क्या ये माना जाए कि असमंजस को दूर करेगी या फिर कोई दूसरा मुद्दा है नहीं अभी? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें किसान वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है और कई सीटों पर किसान वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है और कई सीटों पर किसान वोटर निर्णायक भूमिका में होंगे। ऐसे में किसान कर्ज माफी का मुद्दा, जिसके सहारे 2018 के चुनाव में सत्ता कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी, उसी के सहारे एक बार फिर कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरने जा रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसान कर्ज माफी धोखा साबित हुई है और न सिर्फ धोखा बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां भी हुई हैं और राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का भी गठन किया है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि किसानों से जुड़े इस मुद्दे को से पीछे नहीं हटा जाए और यही कारण है कि जो 24 सीटों का उपचुनाव है वहां पर कांग्रेस पार्टी किसान कर्ज माफी के मुद्दे के सहारे ही चुनाव में उतरने जा रही है और इस बात का भरोसा किसानों को दिलाने की कोशिश में जुटी है कि एक बार फिर यदि सत्ता में कांग्रेस पार्टी आती है तो किसान कर्ज माफी के चरण को शुरू किया जाएगा। और इसी को लेकर अब प्रदेश कांग्रेस के किसान मोर्चा ने मोर्चा संभाल लिया है और उसने हर एक बूथ पर किसान सैनिक तैनात करने का फैसला किया और इसकी प्रक्रिया को शुरू किया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब एक बार फिर से किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरने की तैयारी में है और उपचुनाव में इस मुद्दे को भुनाया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उज्जैन में आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने विवादित बयान दिया है। आचार्य शेखर ने नूरी खान को लेकर विवादित बयान दिया है। फेसबुक पर आचार्य शेखर ने एक पोस्ट किया है जिसमें मंदिर में नूरी खान दिख रही है। इस फोटो के साथ आचार्य शेखर ने अनाप शनाप लिखा है। नूरी खान के मंदिर में जाने को लेकर आपत्ति जताई गई है और महाकाल मंदिर प्रबंधन के लिए भी विवादित बातें लिखी है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं आचार्य शेखर, जिनका विवादित बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता नूरी खान के महाकाल प्रवेश पर उन्होंने फोटो के साथ अनाप शनाप लिखा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है उज्जैन से। आपको बता दें कि आचार्य महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने विवादित बयान दिया है और आचार्य शेखर ने कांग्रेस नेता नूरी खान को लेकर विवादित बयान दिया है। फेसबुक पर आचार्य शेखर ने एक पोस्ट किया है जिसमें मंदिर में नूरी खान दिख रही हैं और इस फोटो के साथ आचार्य शेखर ने अनाप शनाप लिखा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल दीपेश, देखिए ये जो विवादित पोस्ट आचार्य शेखर जी ने किया है, ये जो है आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं और इन्होंने ये कल देर रात ये पोस्ट किया था। फिलहाल जो एक जिस बात को लेकर पोस्ट किया गया है, ये कल की घटना है जब कमलनाथ पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के वो उज्जैन आए थे महाकाल दर्शन को और उसी दौरान उनके साथ ही कमलनाथ के साथ ही जो नूरी खान है, कांग्रेस की नेत्री भी है और अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य भी हैं, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। ये उनके साथ ही महाकाल मंदिर में अंदर प्रवेश कर गई थी और उसी दौरान का ये फोटोग्राफ्स उन्होंने अपने जो है फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट किया है। फिलहाल जो जिस तरह से विवादित बयान आया है वो किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक महिला के लिए जिस तरह का शब्द का उपयोग किया गया है। तो फिलहाल ये पोस्ट विवादित पोस्ट बताई जा रही है और अभी आचार्य शेखर की तरफ से फिलहाल अभी कोई बयान इसमें आगे आया नहीं है। जी, और इस वक्त हमारे साथ खुद आचार्य शेखर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आचार्य जी आपका। आपने एक पोस्ट किया है, उसको लेकर विवाद अब गर्माता जा रहा है। नूरी खान की फोटो के साथ आपने पोस्ट किया है जी, इसे आप क्या सही मानते हैं? जी मैं सही मानता हूं, क्योंकि किसी भी मुस्लिम और ईसाइयों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये लोग विधर्मी है, गौमांस खाते हैं, शराब पीते हैं, अनेक कार्यों में संलग्न रहते हैं। क्या हमारे हिंदू लोगों को मस्जिदों में जाने की इजाजत है? क्या मस्जिद में सर कई जाते हैं, में जाने की इजाजत है? कई हिंदू मस्जिदों में जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, कई राजनेता जाते हैं, कहीं जाने तब दिया तो गया? किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होती? नहीं, काबा में क्या प्रवेश है? हिंदुओं का प्रवेश है? क्या किसी मदरसे में प्रवेश है? क्या आज हैदराबाद के आपके जहां आप निवास करते हैं हैदराबाद में काली मंदिर की घंटी बंद करवा दी गई, इसलिए क्योंकि वहां अजान होती है, मुस्लिम लोग रहते हैं। क्या किसी ने आज तक आपत्ति दर्ज कराई? नूरी खान कैसे पहुंच गई अंदर? ईसाइयों को, मुस्लिमों को, कठमुल्लों को हमारे मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं है, इनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत में। इसको लेकर महाकाल प्रबंधन की तरफ से तो कोई टिप्पणी नहीं आई? महाकाल प्रबंधन को हम हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। तत्काल मुख्यमंत्री को लेटर लिखेंगे कि हमारे मंदिरों में विधर्मियों को, अशुद्ध लोगों को प्रवेश न दिया जाए। तो इस रास्ते इसी की तैयारी तो नहीं? क्या इस पोस्ट के रास्ते इसकी तैयारी तो नहीं थी कि इस पोस्ट के रास्ते नहीं, आप नहीं, कोई पहले से कोई तैयारी नहीं थी जी। लेकिन आपत्ति क्या है? हम अगर सर्वधर्म समभाव की बात अगर कहते हैं आचार्य जी, हमारा हिंदू धर्म तो ऐसा है कि हम सबको उसमें समाहित कर लेते हैं, जिसको आना है उसके लिए दरवाजे खुले हैं, ईश्वर का दर तो सबके लिए ओपन रहता है ना, फिर कहां दिक्कत आती है? समभाव की बात करते करते इस देश के 28 टुकड़े हुए मुगलों ने राज किया है। आज कोई भी मुस्लिम वंदे मातरम नहीं बोलता है, भगवा ध्वज को प्रणाम नहीं करता, राष्ट्र को राष्ट्र नहीं समझता, हर आतंकवादी मुस्लिम ही निकलता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात होती है, स्वयं मेरी हत्या करने के लिए प्रयास किए जाते, सिमी के गुंडों के द्वारा हमारे साधु संतों की हत्या की जाती। वो राजनीतिक मसला हो जाता है महामंडलेश्वर जी, लेकिन दर्शन करने के लिए, दर पर जाने के लिए अगर श्रद्धा किसी के अंदर है और अगर वो जा रहा है बाबा महाकाल के दर्शन करने, तो फिर इसमें दिक्कत कहां हो सकती है? अगर हम केदारनाथ दर्शन करने जाते हैं और अगर हमें दर्शन कराने के लिए कोई मुसलमान अपने खच्चर पर या अपने कंधे पर बैठाकर हमें दर्शन कराता है, तो क्या उसको उसका पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा? नहीं, वो व्यापार करता ना, उसके लिए धन लेता है, इसलिए उसके धर्म से उसका कोई नाता नहीं है।
और रही बात संभाव की, तो हम संभाव रखते हैं। हमने खीर खिलाई थी, लेकिन बदले में हमें गोलियां मिली। उसके बदले में कश्मीर में कश्मीरी, ये तो तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाएं खैर हो जाती है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। ये इनकी राय है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेत्री नूरी खान जुड़ चुकी हैं। नूरी जी, आपको लेकर एक पोस्ट किया गया कि आप महाकाल मंदिर गई थी, दर्शन भी क्या आपने किए थे? नमस्कार। मैं महाकाल मंदिर गई और ये मैं पहली बार नहीं गई अपने जीवन में, बचपन से मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश जिस संस्कार, जिस संस्कृति और जिस देश में हुई है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। और ऐसे में अगर जिन लोगों का काम जहर उगलना है वो जहर उगलेंगे। मेरा काम भाईचारा बढ़ाना है। मैं अपने धर्म के पालन के साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, सभी जगह मुझे लगता है कि अगर मैं जाती हूँ तो ये मेरा हक है और ये मेरा अधिकार है। मुझे नहीं मालूम कि मुझे लेकर क्या इस तरह की टिप्पणी की गई, मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये पता चल रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है, मैं उज्जैन की बेटी हूँ। बाबा महाकाल हमारा गर्व है और ये इस बात के लिए मुझे भी बहुत गर्व है कि मैं महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन में रहती हूँ। ऐसे में बाबा महाकाल के दरबार में जाना और वहाँ के वरिष्ठ पंडितों द्वारा हमेशा मुझे जो स्नेह और प्यार प्राप्त हुआ है, मुझे मेरी नजर में वही स्नेह और प्यार है। बाकी अगर कोई नफरत की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है और ये व्यक्तिगत राय इस समाज को और देश को खोखला करने का काम करेगी। हमें भाईचारे की जरूरत है, गंगा जमनी तहजीब की जरूरत है। मैं पूछना चाहती हूँ आचार्य जी से कि मैं उज्जैन शहर की बेटी हूँ। मैंने शिप्रा मैया के लिए आंदोलन किए हैं। 72 घंटे भूखे प्यासे 45 डिग्री टेम्परेचर की बात हो या -2 डिग्री में मैं 20 फीट पानी में बैठकर माँ शिप्रा की पवित्र धारा के लिए जब मैं लड़ती हूँ, मैं बाबा महाकाल में हो रही अव्यवस्थाओं के लिए लड़ती हूँ। मेरा जो धर्म है राजनीति के हिसाब से वो सेवा है और सेवा जब मेरा धर्म है तो सभी धर्मों का सम्मान करना भी मेरा दायित्व है और वही काम मैंने किया है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या इसको लेकर कांग्रेस को स्टैंड लेने वाली है? क्योंकि उन्होंने जो पोस्ट किया है उसके बाद अब चर्चाएं बहुत ज़्यादा अब चल पड़ी हैं कि आखिर इस तरह से नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि जो महाकाल प्रबंधन है अब उसको बदलने की हम चर्चा तेज कर रखेंगे, उसको बदलने के लिए अब हम कार्रवाई करेंगे कि क्यों आखिर इस तरह से हर किसी को मंदिर में आने से रोका नहीं जाता। देखिए, क्या आप मुझे बताएंगे कि कहीं भी संविधान में हमारे देश के इस तरह से मंदिर में जाने की पाबंदी हो? या आप मुझे बताएंगे? उन्होंने ये इस बात का भी जिक्र किया कि काबा या मक्का मदीना में तो हिंदू को प्रवेश नहीं होता है, तो फिर अगर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, हमारे अगर धार्मिक स्थल है, तो वहां पर प्रवेश क्यों? देखिए, ये क्या कह रहे हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जिस पार्टी में अपनी आस्था रखती हूँ धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। सभी धर्म और जातियों सभी वर्गों को लेकर साथ चलने वाली पार्टी है। और जो लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्या वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? सनातन धर्म इतना कुंठित नहीं हो सकता, बहुत वृहद है। भगवान राम जब शबरी की बेर खाते हैं तो संदेश देते हैं कि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। मेरा वहां पर खड़ा होना, इन्हें गर्व होना चाहिए कि एक मुस्लिम बेटी अगर बाबा महाकाल के दरबार में जाती है तो ये गर्व की बात है, ये हमारी संस्कृति की बात है, जहां हम एकता का संदेश सिर्फ भाषणों में नहीं देते बल्कि हम करके दिखाते हैं और यही समरसता का भाव होना भी चाहिए और इसी को प्रदर्शित करने का कहीं ना कहीं काम आपने किया भी। खैर, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आनंद हमारे साथ जुड़े थे। आनंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।